प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में अभी हमने आपको बताया था कि हरिशंकर परसाई जी ने सिर्फ जूतों को देख करके ये कहानी लिखी हुई थी। उन्होंने उनके प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया हुआ है। ये कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रेमचंद का वर्णन किया गया है इसमें। जब उन्होंने कहा कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने ये फटे जूते में फोटो कैसे खिंचवा ली। शायद उन्हें फोटो का महत्व तो पता नहीं होगा, इसी को उन्होंने लिखा हुआ है, तुम फोटो का महत्व तो नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अर्थात तुम शायद फोटो का महत्व तो नहीं जानते होगे, इसीलिए तुमने जैसे जूते थे वैसे ही जूतों में ही फोटो खिंचवा ली। और यदि वास्तव में तुम्हें जूतों देखे अपनी फोटो का एहसास होता कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो जरूर तुम किसी दूसरे के जूते मांग कर पहन सकते थे। तो ये विचार तो लेखक के मन में आता है, क्योंकि लोगों ने अक्सर लोगों को देखा है कि जो चीज उनके पास नहीं होती है वो दूसरों से लेकर के उस कार्य को कर लेती है। लेकिन क्या इतनी सी समझ प्रेमचंद जी को नहीं थी? लोग तो मांगे के कोर से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। शादी विवाह में बारात चाहे अपने पास है ना गाड़ी ना हो, लेकिन दूसरे की गाड़ी लेकर ही बारात निकाल लेंगे। तो क्या प्रेमचंद जी को ये सारी बातें पता नहीं है? फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। अर्थात फोटो खिंचाने के लिए लोग सज धज कर जाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं कि जैसे वो बहुत अच्छे हों। यहाँ तक कि फोटोग्राफर से भी कहते हैं भाई अच्छी खींचना फोटो है, और यदि उसने जरा भी अच्छी नहीं बनाई या जैसी है वैसी तो बनेगी, सूरत जैसी होगी फोटो भी वैसी बनेगी, तो फोटोग्राफर से कहते कि तुमने इस फोटो को अच्छा नहीं बनाया है। तो इसलिए शायद ये सारी चीजें जो आम पब्लिक आम लोग जानते हैं, और ये चीज प्रेमचंद को समझ में नहीं आई। लेखक का ऐसा सोचना था, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाते। इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचाने का मतलब है कि खूब सुंदर से और खुशबूदार कपड़े पहन करके जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये खुशबू उनकी फोटो में भी आ जाएगी। तो इस तरह क्या तुम उनका महत्व तो नहीं जानते हो? जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। अर्थात कितना ही बुरा आदमी हो, लेकिन वो अपनी फोटो अच्छी ही देखना चाहता है। इस तरह से लोगों को फोटो के प्रति इतना अधिक महत्व है। क्या प्रेमचंद जी को ऐसा पता नहीं है कि हमें अपनी फोटो अच्छे से खिंचवानी चाहिए थी? आगे उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि पहले की व्यवस्था पर, पहले क्या आज भी वही समाज में व्यवस्था चल रही है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। अर्थात टोपी 8 आने का मतलब है 1 रुपए से 50 पैसे में भी मिल जाती थी पहले, और जूते तब भी 5 रुपए के मिलते थे। तो फिर आज भी टोपी की कीमत कम और जूतों की कीमत अधिक है। समय कितना भी बदल गया हो, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए था वो वास्तव में नहीं हुआ। इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है कि टोपी का मूल्य कम क्यों है और जूते का मूल्य अधिक क्यों है? टोपी और जूते के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि टोपी अर्थात सम्मानीय व्यक्ति और जूते मतलब महंगा या देखे बड़े लोग, पैसे वाले लोग, उनकी ओर संकेत है लेखक का कि जो सम्मानीय व्यक्ति है समाज में, आज भी उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनकी वैल्यू कम है। लेकिन जो झूठ फरेब से पैसे कमा करके बड़े आदमी बने हुए हैं, वो क्या क्या करके है ना बड़े आदमी बने हैं और कैसे बने हुए हैं, आज भी समाज में उनका बहुत महत्व है। जिस तरह से जूता पाँव में पहना जाता है फिर भी महत्वपूर्ण है, और टोपी सिर पर ढकी जाती है जो श्रेष्ठता का प्रतीक है, फिर भी लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। लेखक क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो फिर भी लोग ईमानदार होते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, सम्मानीय व्यक्ति को सम्मान देते थे, लेकिन आज तो और भी स्थिति खराब है। अब तो जूते की कीमत और अधिक है। अर्थात जो बड़े हैं, जो पैसे वाले लोग हैं,
उनका तो समाज में और भी अधिक महत्व है, क्योंकि उन्हें पैसे के अनुसार ही उनकी इज्जत की जाती है और उसी के अनुसार उनके महत्व को समझा जाता है। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि अभी भी जो सम्मानीय, ईमानदार और सच्चे इंसान हैं, समाज में उनका अभी भी महत्व नहीं है। और जो पैसे वाले हैं, भले ही पैसा उन्होंने कैसे भी इकट्ठा किया हो, समाज में अभी भी उनका ही महत्व है। इसलिए आज के समय में तो और चापलूसी और चमचागिरी का समय आ गया है और लोग और भी ज्यादा जूते की कीमत बढ़ गई है, पहले से भी अधिक। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 50 टोपियां निछावर होती है। 50 टोपियां, जूते के कई उदाहरण हुए, मुहावरे भी दिए गए हैं। टोपी उछालना, टोपी पहनाना, टोपी की कीमत बढ़ जाना। तो इस टोपी, हजारों टोपियां पहनाने का मतलब है किसी को मूर्ख बनाना। तो आज भी जो जूते देखे हजार जो हैं, वो जो बड़े आदमियों का प्रतीक है, उन्हीं के लिए लेखक का संकेत है कि आज भी उन्हीं का ही समान महत्व होता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हुए उनका महत्व आज भी बहुत कम है। जैसे आप देखते होंगे एक नेता जो हो सकता है 8th या 10th पास ही हो, क्योंकि अब तो फिर भी लगा दिया गया कि कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, है? लेकिन उस 8th पास या 10th पास नेता के आसपास बड़े-बड़े आईएएस, पीसीएस आसपास चक्कर लगाते हैं, जो इतनी अधिक एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, इतना अधिक समाज का कल्याण कर रहे हैं, लेकिन एक नेता जो सिर्फ 5 साल के लिए चुना गया, अगले बार वो बनेगा कि नहीं बनेगा सांसद या फिर विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन उनको उनके आसपास चक्कर लगाना पड़ता है, जो कम पढ़े लिखे लोग, क्योंकि आज वो एक सम्मानीय पद पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से लेखक ये बताना चाहता है कि आज भी समाज में वही स्थिति है, टोपी की कीमत कम और जूते की कीमत बहुत अधिक है और एक अनेकों टोपियां न्यौछावर हो रही हैं एक जूतों के ऊपर। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। अनुपात अर्थात कीमत टोपी की कम और जूते की अधिक, और लगता तुम भी उसी कीमत के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। अर्थात लेखक कह रहा है कि मैं समाज में देखता तो था कि आज भी सम्मानीय लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारा इस जूते को देख करके मुझे ये विडंबना और भी खल रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। अर्थात इतने बड़े कहानीकार, उपन्यासकार होने के बाद भी समाज में उनका सम्मान नहीं है, या सम्मान नहीं है लेकिन पैसे नहीं है। आपको प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हमने आपको बताई थी, लाइब्रेरी में रखी हुई है। बहुत सारी कहानियों में प्रेमचंद के पास कभी भी इतना पैसा नहीं हुआ कि उनका जीवन आसानी से चल सकता। बहुत पैसे वाले सेठ नहीं बन जाते, बल्कि इतने बड़े कहानीकार, इतने बड़े उपन्यासकार होने के बाद भी उनके पास कभी भी जीवन में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया कि वो अपने जीवन को आसानी से निकाल सके। उन्होंने गांव की व्यथा की सारी कहानियों में गांव के लोगों के ऊपर जो व्यथा है उसके माध्यम से उन्होंने व्यक्त करना चाहे। उन्हें युग सम्राट समझा जाता है, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट और महान कथाकार माना जाता है, फिर भी उनकी स्थिति सही नहीं थी। लेखक आगे कहना चाहता है कि ये तो प्रेमचंद की कहानी थी, जो प्रेमचंद अपने उसूलों पर इतने ज्यादा देखे टिके रहते थे कि यदि कोई व्यक्ति उनको वहां से टिकाने की भी कोशिश करता तब भी वो अलग नहीं होते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि जो सच्चाई है वो जीवन की सच्चाई, दिखावा में कुछ भी नहीं है। इसलिए लेखक कहता है कि प्रेमचंद तो दिखावा नहीं करते थे, क्योंकि यदि उन्हें दिखावा करना होता तो वो किसी का भी जूता पहन करके फोटो खिंचा लेते। लेकिन शायद हम सब समाज के लोग दिखावे में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि यदि हम फटे कपड़े पहन के निकलेंगे, फटे जूते पहन के निकलेंगे, या फिर हमारी स्थिति सही नहीं होगी, तो समाज में हमारा कोई भी सम्मान नहीं होगा। इसके लिए कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। लेखक क्या कहना चाहता है, मेरा भी जूता कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा क्या है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, ऊपर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन तलवा नीचे पूरा फट गया है। और जूते हम पहनते किस लिए हैं, सड़क के जो कंकड़ पत्थर और भी चीजें हैं जो हमारे पाँव में चुभे ना, इसी के लिए तो जूता पहना जाता है। और यदि नीचे से जूता ही फटा हुआ हो तो फिर
आप किस तरह से है ना सड़क पर चल पाएंगे। ऊपर से भले ही अच्छा दिख रहा हो, लेकिन नीचे से फटा हुआ हो, वो तकलीफें सारी आपको महसूस हो रही हैं जो जूता न पहनने पर होती हैं। या जूते या नीचे से फटा हुआ होगा तो कहते हैं ना कि हजारों कंकड़ उसके ऊपर तो आदमी चल सकता है, यदि एक कंकड़ जूते के अंदर घुस जाए तो आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से यदि फटा हुआ है तो उसके अंदर मिट्टी कंकड़ भी जाएंगे और फिर आप उस जूते को पहन कैसे चल पाएंगे। लेकिन समाज के लोग इसी तरह चल रहे हैं, इसी दिखावे में कि ऊपर से तो वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, समाज में और लोगों के सामने तो वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि इनकी परिस्थितियां क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखले हैं। जैसे लेखक ने स्वयं की तरह, स्वयं का मतलब है स्वयं के माध्यम से वो समाज के लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली हुई है, पर अंगूठी के नीचे तला फट गया, नीचे से फटा हुआ है, अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लोहूलुहान भी हो जाता है। हमारा अंगूठा क्या, अंगूठे के पास से ही है ना फटा हुआ है जूता, और जब हम चलते हैं तो जूता वो देखे अंगूठा जमीन में घिसता है और जमीन में घिसने के कारण उसे लोहूलुहान सा खून से सना हुआ है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि समाज के मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति यही है, ना तो वो बहुत उच्च वर्ग में आते हैं और ना वो निम्न वर्ग में आते हैं। तो मध्यम परिवार के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी स्थिति इसी तरह की है कि वे ऊपर से तो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, पर वो वास्तव में ही अंदर खोखले हैं। उसी जूते की तरह जो नीचे से सारे कष्टों को सहन कर रहा है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति यही है कि वो देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन उस ऊपर से सही दिखने के लिए उन्हें किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है, ये तो वही लोग जानते हैं। तो तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। वो प्रेमचंद जी की ओर संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारी उंगली सिर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हारा पांव सुरक्षित है। अर्थात लोग तुम्हें फटे कपड़ों में देख रहे हैं, फटे जूतों में देख रहे हैं, तो बस वो देख ही तो रहे हैं, लेकिन उससे तुम्हें कोई हानि नहीं हो रही है। और हमें कोई फटा देख नहीं पा रहा है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों से हानि उठा रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस गया है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान। पर्दा करने का मतलब है, आप देखते पुराने समय में पर्दे का बहुत अधिक महत्व था, अभी भी है। बहुत सारे समाज घरों में उनके घर की इज्जत कहीं बाहर नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति क्या है ये कोई उजागर ना हो, भले उन्हें कितने भी कष्टों का सामना करना। और इसी तरह से ग्रामीण जीवन की भी यही स्थिति है। तो वो कहते तुम शायद पर्दे का महत्व तो नहीं समझते कि पर्दे के पीछे क्या क्या छिपा हुआ है। एक कहानी लिखी हुई थी, कौन से लेखक थे मुझे याद नहीं, पर्दा करके एक कहानी थी। उस पर्दे में उन्होंने एक परिवार की कहानी दी गई थी कि पहले के समय में लोगों के घरों के दरवाजों पर पर्दे पड़े रहते थे। दरवाजे तो कम ही बंद रहते थे, खुले रहते थे, लेकिन लोग आ जा सकते थे, कोई इतना चोरी और उसका डर भी नहीं था, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ रहता था। तो एक उन्होंने इसी तरह से एक परिवार का वर्णन किया हुआ था जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा रहता था और उसकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन बाहर पर्दा पड़ा होने के कारण अंदर क्या स्थिति है कोई भी नहीं देख पा रहा था। वो बाहर से पैसे मांगता, सेठ साहूकार से उधार लेता और इस तरह से जीवन के व्यतीत कर रहा था। घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, यहाँ तक कि उस समय पीतल के बर्तन चलते थे, वो बर्तन भी बेच दिए थे उसने। अब उसके घर पर इतने बर्तन भी नहीं थे कि खाना किसमें बनाया और किसमें खाया जाए। लेकिन जब बार बार हम उधार लेते लेते वो व्यक्ति परेशान हो गया तो साहूकार रोज मांगने के लिए आता, लेकिन वो मना कर देता कि नहीं अभी नहीं है, हम तुम्हें दे देंगे पैसे। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर के जो दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ था उस पर्दे को पकड़ करके झटक दिया। उसने सोचा कि इसके घर में जो सामान रखा होगा, कोई बर्तन ही रखे होंगे, मैं वो सब उठा के ले जाऊंगा और उससे मैं, ये पैसे नहीं दे रहा है तो उससे हमारे पैसे वसूल लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने उस पर्दे को हटाया, उस पर्दे को
वहां से हटाया तो अंदर दिखता है कि अंदर कुछ भी नहीं है। जो घर की स्त्रियां थी वो भी मुश्किल से अपने शरीर को ढक पा रही थी, इतने भर कपड़े बचे हुए थे। और घर में खाने के लिए न तो कुछ था, न कोई ऐसे बर्तन थे जिसको वो सेठ उठा करके ले जाते। इस तरह की स्थिति थी। तो लेखक ने लिखा हुआ है कि इसी तरह से सामान्य वर्ग में कोई कोई लोगों की इसी तरह की स्थिति हो गई। यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया हुआ है। लोग छोटे छोटे से धंधे चलाने वाले लोग भूख से परेशान है या उनका रोजगार नहीं चल रहा है। अनेक तरह की बंदिशें लगी हुई हैं जिसके कारण वो अपने जीवन को आराम से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसी तरह की स्थिति पर्दे को के महत्व को लेकर कहना चाहता है कि तुम शायद नहीं जानती हो कि हम सब पर्दे के पीछे क्या-क्या चीजों को छिपा करके रखते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह की नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह तुमने फोटो साधारण से कपड़े पहन करके खिंचा ली और फटा जूता पहन करके खिंचा ली, मैं होता उस जगह तो मैं तो ऐसी फोटो खिंचाता ही नहीं। चाहे मेरी जीवनी में बहुत श्रेष्ठ काम कर रहा हो तो लोग मेरे जीवन के बारे में लिखे, और शायद जीवन के बारे में वो लिख तो देते लेकिन उनको हमारी फोटो नहीं मिलती। तो इस तरह की हमारी स्थिति, हमारी का मतलब है लेखक का कहने का मतलब समाज के बहुत सारे लोगों की। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? लेखक कहना चाहता है कि उस पर भी तुम हंस रहे, एक साधारण कपड़े पहने हुए किसानों की तरह, जूता फटा हुआ पहने हुए, फिर भी चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान है। तो उस मुस्कान के पीछे क्या राज है? तुम उसमें क्या छुपाए हुए हो और क्या कहना चाहते हो समाज को? क्या होरी का गोदान हो गया? ये एक उपन्यास लिखा हुआ है प्रेमचंद जी ने। होरी नामक एक पात्र होता है, गोदान उस पुस्तक का नाम है, जिसमें एक होरी नामक पात्र होता है। वो अपनी बूढ़ी माँ को एक गाय दान करवाने के लिए सारे जीवन भर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि समाज में एक प्रथा है कि यदि हम गाय दान कर देते हैं तो मरने के बाद वो गाय हमें इस संसार सागर से पार करेगी। इस तो क्योंकि वो गाय दान करना अब समाज के लिए अब बहुत इम्पोर्टेंट था उसके लिए, लेकिन एक किसान होने के बाद उसके पास इतना पैसा नहीं बचता था कि वो एक गाय खरीद सके। इसके लिए वो कई सालों से बचाता रहा पैसे। और किसानों की जिंदगी तो समय पर स्थिति के समान होती है कि जैसे मौसम ने यह साथ दिया तो फसल अच्छी हो गई, और यदि मौसम ने साथ नहीं दिया तो खड़ी फसल नष्ट हो जाएगा। इस तरह की स्थिति होती है। तो उसके पास कभी अकाल पड़ जाता, कभी सूखा पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता। जो पैसे वो इकट्ठे करता वो पैसे फिर खर्च हो जाते। इस तरह करते करते उसके पास, गोरी के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि वह एक गाय खरीद ले और अपनी माँ से दान कर। आखिर में जब उनकी माँ बिल्कुल बूढ़ी थी और मरने ही लगी तो लोगों ने कहा कि तुमने अभी तक गोदान नहीं करवाया है। तो कहा जाता है कि वो एक गाय खरीद के लाया, किस तरह की थी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जिसने दूध देना भी बंद कर दिया था। अब उस गाय को दान में कौन लेगा? तो उस गाय को दान में लेने वाला भी कोई नहीं था कि जो उस गाय को ले ले। लेकिन ये परंपरा है, तो जो पैसे थे उसके पास, उससे उन पैसों से सिर्फ बूढ़ी गाय ही आ पाई और उसी को वो दान देकर बुरी ने दान कर दिया। तो सारे जीवन भर वो उसने कष्टों को भोगा, लेकिन उसने गाय नहीं खरीद पाई। तो क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खींच, पूस की रात करके भी उन्होंने कहानी लिखी हुई है। उसमें हल्कू नामक किसान था है, और वो खेत की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन गाय आती है, उसका पूरा खेत चल जाती है। तो उसके घर की स्थिति क्या हुई होगी? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकती। सुजान भगत करके उन्होंने भी एक कहानी लिखी हुई है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि किस तरह से सुजान भगत का जो लड़का था बहुत बीमार हुआ, और उसको लेकर के जब वो शहर गए तो जिस डॉक्टर के पास बैठे वो डॉक्टर क्लब में खेलने के लिए गया हुआ था। गरीब था परिवार, इसलिए वो बहुत कहता रहा कि डॉक्टर साहब को बुला दो, इसको दिखा दे, एक बार दिखा के इसकी दवाई शुरू हो जाए। लेकिन उसके घर वालों में या उनके नौकर ने डॉक्टर को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वो डॉक्टर क्लब में गए हुए हैं और जब क्लब से वापस आएंगे तभी वो इसको देखेंगे। लेकिन वो अपने क्लब को छोड़कर नहीं आए और सुजान भगत का जो लड़का था वो मर गया। लेकिन डॉक्टर जो थे वो क्लब छोड़ करके नहीं आए।
दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है, नहीं मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। एक कफन करके भी उन्होंने एक कहानी लिखी हुई है। उस कहानी के माध्यम से माधव नाम का एक जो व्यक्ति है जो बहुत शराब पीता है, उसकी स्त्री एक दिन जब वो शराब पीता तो उसके घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ भी उनके घर में नहीं बचा हुआ था। अब जब घर में कुछ भी नहीं है तो कैसे देखे कार चलेगा। वो बीवी परेशान होती रही, घर में यहाँ तक कि बच्चों को भी खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। और एक दिन उसी गरीबी में वो एक दिन मर जाती है। और जब वो मर जाती है तो माधव उसके पास है, गांव के लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो जाती है। लेकिन वो क्या देखते हैं कि माधव के पास इतने भी पैसे नहीं है कि उस डेड बॉडी पर उस अपनी पत्नी के ऊपर कफन उठा सके। मोहल्ले के सभी लोग मिल करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके माधव को देते हैं कि जाओ जा करके अपनी पत्नी के लिए कफन लेकर के आओ। माधव वहां से जाता है और जा करके वो उन पैसों की शराब पी लेता है। कफन खरीद के नहीं लाता बल्कि उन पैसों की शराब पी लेता है जाकर के। तो इस कहानी को है ना प्रेमचंद जी ने कफन के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है कि यदि हम किसी भी तरह से बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं तो फिर हमें आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए जितना हो हमें बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, उसकी पत्नी भी मर गई, यहाँ तक कि वो कफन के दिए हुए पैसे से भी वो शराब पी गया। फिर गांव वालों ने किस तरह से उसको क्या किया होगा, इसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। वही मुस्कान मालूम होती, ऐसा लगता है कि तुम भी उसी तरह मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, जनता के लेखक थे, सामान्य वर्ग के लोग के लिए प्रेमचंद जी लिखा करते थे। तो वो कहना चाहता है लेखक कि किस तरह से मैं तो ये जनता के लेखक, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बताऊं कि तुम्हारा ये जूता कैसे फटा होगा। फिर वो मन में सोचता है कि ये किस लिए फटा होगा, क्योंकि जो कहानियां लिखी हुई है प्रेमचंद में ने उनमें उन्होंने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है, जैसे विधवा विवाह, इस तरह से गंदी आदतें, जैसे माधव था जो शराब पीता था। डॉक्टरों के प्रति भी उन्होंने उस व्यवस्था पर भी जोर किया है कि जो डॉक्टर अपने देखे कहते हैं कि जब डॉक्टर बनता है तो उसको ये शपथ दिलाई जाती है कि मैं पूरी निष्ठा से मानव कल्याण के लिए कार्य करूंगा। लेकिन क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो क्लब छोड़ करके उस बालक को देखते। उस व्यवस्था पर जो किया है। दूसरा वो गोदान में भी उन्होंने वर्णन करना चाहा है कि ये कुरीतियां क्यों, इनका कोई मतलब नहीं, जो लोगों को परेशान करे ऐसी कुरीतियों को क्यों मानना। पूस की रात में एक किसान की व्यथा का वर्णन किया है कि किसान साल भर बाट जोतता रहता है कि उसकी फसल होगी, फिर वो बेचेगा, उससे पैसे आएंगे और उससे उसका घर चलेगा। लेकिन वही फसल जब कटने को हुई या पूरी तैयार हो जाती है और उस समय उसकी फसल किसी कारण से जैसे जानवर चल गए या फिर बारिश आ गई या ओले पड़ गए और वो फसल नष्ट हो गई, तो फिर किसान के ऊपर क्या बीतती होगी, किस तरह से वह अपना जीवन यापन करता होगा। तो लेखक ने उसका भी इसमें प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है।